डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग का 12वां दिन, हॉर्मुज के आसपास संकट गहरा है। वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर बड़ा तनाव। अमेरिका ने तबाह किए ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज। ट्रंप ने ईरान को ऊर्जा संकट को लेकर दी चेतावनी। पश्चिम एशिया में जंग से देश में भी एलपीजी संकट गहराया। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में भी गैस की सप्लाई प्रभावित। सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। पिछले 13 साल कोमा में था शख्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की कई नौसैनिक नौकाओं को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जिनमें बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 नावें शामिल बताई जा रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सामाजिक मंच पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए हमले का वीडियो भी साझा किया है। बताया गया है कि 10 मार्च को अमेरिकी बलों ने समुद्र में अभियान चलाकर इन नौकाओं को ध्वस्त किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यदि समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद कठोर हो सकती है। विशेषज्ञों को मानना है कि इस अहम समुद्री मार्ग में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत में एलपीजी आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्र से गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी की स्थिति बन गई है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में भी गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है, जिससे रेस्टोरेंट और होटल कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। कारोबारियों का दावा है कि लगभग 70% रेस्टोरेंट इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है। कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जबकि महंगे दामों पर सीमित सिलेंडर मिल रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी बढ़ा दी है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए जामनगर रिफाइनरी में एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात जल्दी नहीं सुधरे तो होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों की लंबे समय से लंबित मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें आवंटित जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रास्ता साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भरोसा दिलाया कि अगले 3 दिनों के भीतर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित विधायक और पूर्व विधायक अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। ये मुद्दा विधानसभा में झामुमो विधायक मथुरा महतो ने उठाया था। उन्होंने कहा कि जमीन के लिए विधायकों और पूर्व विधायकों से राशि पहले ही ली जा चुकी है, लेकिन अब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अब इस लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 के लोकार्पण की तैयारी तेज हो गई है। 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये ग्रीन कॉरिडोर समता मूलक चौराहे से निशांतगंज और हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक तैयार किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम शाम 4:30 पर समता मूलक चौराहे पर आयोजित होगा। इसके बाद शाम 5 बजे झूलेलाल घाट पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात लखनऊ पहुंचेंगे। इससे पहले ये कार्यक्रम 22 और 28 फरवरी को भी टल चुका था। अब विकास प्राधिकरण ने उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में मधुमक्खियों के झुंड के अचानक हमले से हड़कंप मच गया। ये घटना औगड़ बाबा स्थान के पास उस समय हुई जब अचानक मधुमक्खियों ने लोगों पर आक्रमण कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायल व्यक्तियों को मधुमक्खियों के हमले से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और प्रशासन मामले की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। अमरोहा निवासी कामरान उद्दीन सिद्दीकी ने खुद को फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान बताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने का दावा किया है। उनका कहना है कि करीब 6 वर्ष पहले उनकी शादी बिजनौर के शेरकोट निवासी हिजरा इस्लाम में हुई थी और उनसे एक बेटी भी है। कामरान का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर शहर इमाम से फतवा जारी कराया और इसी आधार पर उनका तलाक करा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि देवबंद के नाम से पेश किया गया फतवा फर्जी है और पुलिस की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कामरान के अनुसार उनके खिलाफ और उनके परिवार के लोगों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जो अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। लगातार मुकदमों और सामाजिक दबाव के कारण उनका परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान है। इसी से आहत होकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हुई है। रामपथ रोड पर 163 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 300 शैय्या वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली किश्त के रूप में 48 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 7 मंजिला इस अस्पताल में ब्रह्मा रोगी विभाग, सामान्य वार्ड, गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाएगा और चिकित्सकों व कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था होगी। अधिकारियों के अनुसार ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अस्पताल बनने से अयोध्या और आसपास के जिलों के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होने की उम्मीद है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला पिरपैंती थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के पास का है, जहां बाइक सवार युवक ऋषभ झा की नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ऋषभ झा अपने दोस्त और प्रॉपर्टी डीलर सौरभ के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान त्रिमोहन चौक के पास घात लगाए बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से ऋषभ झा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस हत्याकांड की हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के साथ मौजूद उसका दोस्त सौरभ फिलहाल पुलिस की जांच के दायरे में है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। बदायूं के उजानी क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चे की मौत के बाद बड़ा हंगामा हो गया। दूधेनगर गांव की 22 वर्षीय नीरज को आशा कार्यकर्ता मंगलवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराकर लाई थी। दोपहर करीब 1 बजे डिलीवरी के दौरान महिला और उनके नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और स्टाफ ने उनसे 1 लाख रुपए की वसूले थे। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को शांत कराया गया। वहीं हंगामे के दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके से गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कई विधेयक, अध्यादेश और विभिन्न रिपोर्टें पेश की गई। इनमें नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिली। विपक्ष ने रिपोर्ट में कई खामियां गिनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएजी की यह अंतिम रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही में अन्य विधायी कार्य भी आगे बढ़ाए गए।
हरदोई में 13 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी हत्यारोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर वर्ष 2013 में सुनील उर्फ गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में छिपकर रह रहा था। मंगलवार को वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने हरदोई पहुंचा था। इसी दौरान सतर्क एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ शाहबाद कोतवाली में हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद में हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवती का आजमगढ़ के एक युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था। परिजनों के विरोध के कारण पहले भी दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में युवक के जमानत पर बाहर आने की खबर मिलने के बाद युवती फिर शादी की जिद पर अड़ गई। परिवार के मना करने से नाराज होकर वो बिजली के पोल पर चढ़ गई और शादी की मांग करने लगी। फिलहाल पुलिस युवती को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। झांसी के रक्सा क्षेत्र के राजापुर गांव में खेती में रखी कटी फसल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना दोपहर करीब 3 बजे चंद्रशेखर अहिरवार में के खेत में हुई, जहां लगभग आधा एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से निकली चिंगारी के कारण आग लगी होगी। उस समय किसान अपने परिवार के साथ भोजन के लिए घर गए हुए थे, तभी खेत में आग भड़क उठी। आग फैलते देख आसपास के किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुएं से पानी लाकर आग बुझाने में जुट गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रशासन ने राजस्व टीम को भेजकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कन्नौज के सदर तहसील परिसर में दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी की घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर अज्ञात टप्पेबाजों ने एक आलू व्यापारी की स्कूटी की डिग्गी तोड़कर 5 लाख रुपए पार कर दिए। पीड़ित व्यापारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने बैंक से नकदी निकालकर कोल्ड स्टोरेज ले जाने के लिए स्कूटी में रखे थे। इसी दौरान वो एक निजी काम से तहसील में अधिवक्ता से मिलने चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर स्कूटी की डिग्गी टूटी मिली और पैसे गायब थे। घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में दहशत फैल गई। पीड़ित ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी मोबाइल अनुप्रयोग फाइलें बेचकर लोगों के मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंक खातों से बड़ी रकम उड़ा ली। शिकायतकर्ता मौकम सिंह ने बताया कि उन्हें किसान योजना, परिवहन चालन और बैंक आधार उद्घाटन के नाम पर फर्जी लिंक भेजा गया था। लिंक पर क्लिक करते ही अपराधियों ने मोबाइल और सिम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के विभिन्न बैंक खातों से 1 करोड़ 27 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने मेरठ से आरोपी अरशद अंसारी उर्फ अमर तिवारी को गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी पहचान पत्र, बैंक कार्ड, चेकबुक और अन्य कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर के 9वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी आशुतोष सिंह मृतक छात्र कृष्णा की बहन से एक तरफा प्रेम करता था। छात्र कृष्णा कई बार उसे ऐसा करने से मना कर चुका था, लेकिन आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहा था। 7 फरवरी को आरोपी ने फिर से छात्र की बहन को प्रपोज करने की कोशिश की, जिससे कृष्णा ने देख लिया था। इसी के बाद आरोपी ने बदला लेने की ठान ली और छात्र को खेतों में बुला लिया। वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर मौलाना सलीम के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शहर के वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम, अलीगंज, आलमबाग और गोमती नगर समेत कई इलाकों में ये पोस्टर देखे गए हैं। पोस्टरों में मौलाना सलीम के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में प्रदेश भर में अब तक 120 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। घटना के विरोध में लखनऊ में आज बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मैनपुरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय के साथ थाना कोतवाली के एक मुंशी द्वारा कथित अभद्रता किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। नाराज डॉक्टरों और स्टाफ ने पुलिस परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने ऐलान किया कि 3 दिनों तक रोजाना 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि संबंधित मुंशी को निलंबित किया जाए और अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का संचालन व्यवस्थित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर वे पूर्ण कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित होती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कथित अपमान को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नारेबाजी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उसका अपमान पूरे देश का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्माता नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना क्षेत्र के नादेपार में मंगलवार शाम करीब 5:30 पर एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय शिवम कसौधन के रूप में हुई है, जिसके परिवार की नादेपार में कपड़ों की दुकान है। बताया जा रहा है कि पास ही रहने वाले विनय वर्मा के यहां आयोजित एक समारोह में शामिल होने आए कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विकासनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को लेकर विरोध तेज हो गया है। मशहूर गायक जुबीन नौटियाल और उनके पिता भाजपा नेता रामचरण नौटियाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को पत्र सौंपकर मौजूदा प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और चौड़ीकरण से विकासनगर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। साथ ही कई ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और शैक्षणिक संस्थान भी इसकी जद में आने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले हुई बैठकों में भी वर्तमान प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है। नौटियाल परिवार ने सरकार से विकल्प संख्या 1 और 3 पर विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास के साथ शहर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को भी बचाना जरूरी है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पर्सनालिटी राइट्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व की पहचान और प्रतिष्ठा का बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही विभिन्न डिजिटल मंचों पर मौजूद आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया गया है। यह आदेश अभिनेत्री द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद जारी किया गया है। शिल्पा शेट्टी की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर फैसले की पुष्टि की है। अदालत के इस निर्णय को डिजिटल मंचों पर पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।